न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। कासगंज में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों का शव उनके गांव पहुंच गया है और आज सभी शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि कल इस हादसे में थाना जेथरा क्षेत्र के नगला कसा गांव के 19, नगला रोरी के 4 और एक और श्रद्धालु की मौत हुई थी। ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने के बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसके बाद 24 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये सभी माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और इस समय की ताज़ा अपडेट इस मामले पर। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कासगंज के लोगों का शव इनके गांव पहुंच चुका है और आज सुबह सभी शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद दुखद हादसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया। 24 लोगों की जान जाने की पुष्टि की गई है और आज इन 24 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार होना है। इनके पैतृक गांव पहुंच चुका है शव और अब से थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज चल रहा है। कल तक ये आंकड़ा 17 लोगों का था, लेकिन घायल लोगों में भी कई लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई और अब आंकड़ा 24 पहुंच चुका है। बेहद दुखद घटना, बेहद दुखद हादसा। अजेंद्र और जानकारी देंगे इस खबर पर। अजेंद्र, आज की अपडेट इस दुखद खबर पर। पैतृक गांव पहुंच चुका है इन 24 लोगों का शव और आज अंतिम संस्कार किया जाना है। जी, मैं आपको बता दूं, सभी लोगों के जितने भी लोग मृतक हुए थे उनके सभी लोगों के जो है शव गांव पैतृक गांव पहुंच चुके हैं। जो कि एक ही गांव के 19 लोग हैं और एक गांव के 4 लोग हैं और वहीं एक गांव का एक व्यक्ति है। उसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी डेरा डाला हुआ था। डीएम, एसपी, एडीएम, तमाम जनप्रतिनिधि और रात से ही पूरे वहां पड़े हुए हैं। तमाम पुलिस फोर्स पीएसी तैनात कर दी गई थी। आज सुबह जो है लगातार जो उन लोगों के रिश्तेदार हैं जो बाहर से आने वाले, उनका इंतजार हो रहा था। तैयारियां पूरी हुई हैं। कुछ ही देर में जो उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होगा। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जो लोग घायल हैं उनकी भी स्थिति बता रहे हैं। दो लोगों की और स्थिति गंभीर बनी हुई है जो अलीगढ़ में भर्ती हैं। और क्योंकि 24 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पहले 15 आई थी, फिर धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता चला गया, 24 तक पहुंच गया है। क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा, जो कासगंज का जिला प्रशासन है, उसने सिर्फ 23 की पुष्टि अभी की है। और लेकिन एटा के का जो जिला प्रशासन है, वहाँ जो लिस्ट बनाई गई है गाँव में, वहाँ 24 लोगों की लिस्ट जो तैयार की गई है। तो इसमें भी अभी मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति का अभी कंफ्यूजन पैदा चल हो रहा है और अभी कुछ देर में ये भी क्लियर हो जाएगा कि गांव में देर रात तक 23 जो सब थे वो पहुंच चुके थे। 24 का इंतजार किया जा रहा था। जी ठीक है अजेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं पीएम मोदी आज रायबरेली एम्स का लोकार्पण करने जा रहे हैं। पीएम मोदी इस समारोह में वर्चुअली जुड़ेंगे। लोकार्पण समारोह में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा मयंकेश्वर शरण सिंह हैं। इनके साथ साथ प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। रायबरेली से पीएम मोदी राजकोट, बठिंडा, कल्याणी और मंगलागिरी को भी एम्स समर्पित करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के राजकोट से जुड़ेंगे और सीएम योगी यहां एक जनसभा को भी आज संबोधित करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं रायबरेली वासियों के लिए आज का बड़ा दिन है, क्योंकि एम्स का आज लोकार्पण किया जाना है। तो ये उत्तर प्रदेश की वो सबसे बड़ी ज़रूरत आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश वासियों की, जो आज धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे एम्स का। मोहन कृष्ण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और जानकारी के साथ रायबरेली से। मोहन कृष्ण, अपडेट्स दीजिए, क्योंकि आज का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कौन कौन कार्यक्रम में शिरकत करेगा? पीएम मोदी तो वर्चुअली जुड़ने वाले हैं।
जी, आपको बताना चाहेंगे आज रायबरेली के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी राजकोट से वर्चुअल माध्यम से रायबरेली एम्स को राष्ट्र को सौंपेंगे। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वेंकटेश्वर शरण सिंह, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, प्रतिभा शुक्ला के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया, केंद्रीय ट्राइबल अफेयर्स मंत्री भारती प्रवीण पवार, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जो है फूड ऑन सेफ्टी व्हील्स जो स्वास्थ्य के सामग्रियों की पहचान करती, उसकी गुणवत्ता की पहचान करती, उन वाहनों को भी हरी झंडी यहां से दिखाएंगे। उसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। और साथ साथ सीएम योगी शाम को 4 बजे रायबरेली एम्स पहुंचेंगे, वहां पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर रायबरेली के लोगों के साथ साथ जो आसपास अन्य जिलों को लेकर उनको भी इस एम्स के लोकार्पण होने से भारी फायदा होगा। बिल्कुल मोहन कृष्ण, रायबरेली से एम्स, ये वो मांग आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, ये वो सबसे बड़ी जरूरत है जो आज सच होती नजर आएगी। इस कार्यक्रम में वर्चुअली पीएम मोदी जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और भी आगे कई कार्यक्रम हैं। तो ये कार्यक्रम कितने बजे शुरू होने वाला है और क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शाम को 4 बजे जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा अंतिम रूप दी जा रही। तैयारियां बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। अब से कुछ ही देर में जिला प्रशासन जो है इस कार्यक्रम की अपने हैंडओवर ले लेगा और जितनी भी तैयारी की गई है वो एम्स प्रशासन द्वारा की गई है। एम्स को पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया है। और जो रायबरेली के लोगों के मांग थी, आसपास के जिलों की मांग थी, यहाँ पे एक उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान की वो पूरी की गई है आज पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उसका लोकार्पण करके। लंबे समय से डिमांड थी कि एक विश्व स्तरीय संस्थान हो और इसी मांग को पूरा करने के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी रायबरेली एम्स का लोकार्पण और देश को समर्पित करेंगे। मोहन कृष्ण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आपको यह भी बताएं कि आज सीएम योगी 1782 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विद्युत सेवा आयोग की ओर से इनका चयन किया गया है। सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में ये कार्यक्रम होना है। तो एक और ये बड़ा कार्यक्रम, 1782 अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ के लोक भवन में एक कार्यक्रम होना है। पीएम मोदी कल देश भर में चल रही 2000 से ज्यादा रेलवे की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें खास तौर पर अमृत स्टेशन और आरओबी और आरयूबी शामिल है। पीएम मोदी अमृत स्टेशन योजना के तहत करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने जा रहे हैं। 554 रेलवे स्टेशन का विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोपहर 12:30 बजे करने वाले हैं। करोड़ों की ये विकास परियोजनाएं हैं जो राष्ट्र को समर्पित की जानी हैं। पीएम मोदी प्रयागराज मंडल के 10 अमृत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। 65 रोड हैं, ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का भी लोकार्पण किया जाना है पीएम मोदी के हाथों। 26 तारीख को इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशंस मैंडेट के तहत भारतीय रेल में पूरे देश भर में लगभग 2000 से अधिक लोकेशंस पर जो रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 2 श्रेणी के प्रोजेक्ट लेंगे, अमृत स्टेशंस और आरओबी आरयूबी के। इनका शिलान्यास, लोकार्पण या डेडिकेशन टू नेशन कह लें,
वो किया जाएगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें बेसिकली ऑनलाइन जुड़ेंगे कार्यक्रम में, वो लगभग 12:30 बजे जुड़ेंगे और लोकल फंक्शंस का भी इसमें आयोजन किया जा रहा है जो कि 10:45 पर सुबह प्रारंभ होगा, जिसमें लोकल जनप्रतिनिधि और जो वहाँ के अन्य पद्मा अवार्डीज़ हैं या लोकल गणमान्य व्यक्ति हैं वो सब इसमें जुड़ेंगे। प्रयागराज से हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सर्वेश, ये बहुत बड़ी खबर है और लोकसभा चुनाव से पहले आप कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी परियोजना और लोकार्पण करने की सरकारी है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर देश भर में 2000 से ज्यादा स्टेशनों पर रेलवे की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण या फिर शिलान्यास किया जा रहा है और इसमें 554 स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है अमृत भारत योजना के तहत। और इसके अलावा 1500 ऐसे स्थान है जहां पर रोड ओवरब्रिज या रोड अंडर पास जिसको कहते हैं अंडर ब्रिज बनाए गए हैं ताकि कि यातायात सुगम हो सके। इन परियोजनाओं का एक साथ 26 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इस कार्यक्रम की तैयारी लोकल स्तर पर की गई है। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में भी 10 स्टेशनों का इस तरह से शिलान्यास किया जाएगा और इसके साथ ही साथ करीब 65 स्थान ऐसे हैं जहां पर रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरब्रिज बने हुए हैं, उनका भी लोकार्पण करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये भारत की लाइफलाइन कही जाती है, उसको सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में लगे हुए हैं। चाहे वो रेलवे लाइन का बात हो, चाहे वो दोहरीकरण की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो। इसके साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन भी जो पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई थी, जो मेक इन इंडिया है, उसके भी 5 साल पूरे हो गए हैं, कुछ नए रूटों पर चलाई जा रही है। तो लगातार रेलवे के विकास के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है और उसी दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। लोकल स्तर पर भी तैयारी की गई है। 10:45 पर लोकल स्तर पर जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में, जबकि प्रधानमंत्री वर्चुअली दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे 12:30 बजे और इन तमाम 2000 स्थानों पर जो रेलवे की परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इस मौके पर लोकल स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जी सर्वेश दुबे, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने युवाओं को साधने का भी मेगा प्लान शुरू कर दिया है। बीजेपी आज से प्रदेश भर में युवा चौपाल शुरू करेगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में बीजेपी राज्य के सभी वार्डों में युवा चौपाल अभियान की शुरुआत कर चुकी है। युवा चौपाल अभियान आज से शुरू होकर 2 मार्च तक चलने वाला है और इस अभियान में योगी सरकार के मंत्री, सभी सांसद, विधायक शामिल हैं। तो ये युवाओं को साधने के लिए आप कहिए एक बहुत बड़ा मेगा प्लान है सरकार की तरफ से। लोकसभा चुनाव पहले ही जहां पर बीजेपी ने यहां पर युवाओं को साधने की तैयारी कर ली है और आज से प्रदेश भर में युवा चौपाल शुरू होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की आप कह सकते हैं कि बीजेपी की बड़ी तैयारी, जिसमें राज्य के सभी वार्डों में युवा चौपाल अभियान की शुरुआत करने जा रही है बीजेपी और युवा चौपाल अभियान 2 मार्च तक चलने वाला है। आज से शुरू हो रहा है ये अभियान और इस अभियान पर और जानकारी संकेत मिश्रा देंगे। संकेत, चुनाव से पहले ये बीजेपी का युवाओं को साधने के लिए बहुत बड़ा प्लान है, क्या तैयारियां इसके लिए की गई हैं? के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज से इस अभियान को संचालित करने जा रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं इस अभियान में जुटेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, सभी को इसमें लगाया गया है। आज से अभियान की शुरुआत हो रही है और 2 मार्च को अभियान का समापन होगा। युवाओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए लिहाज से ये कार्यक्रम तय किए हैं और आज से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आज की आपको बताएंगे। अयोध्या में आज से वीएचपी की बैठक शुरू होने जा रही है और कारसेवकपुरम में 5 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में जनसंख्या असंतुलन, लव जिहाद, विदेशी मुस्लिम घुसपैठ, ईसाई मिशनरी की ओर से अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर विषयों पर मंथन होगा। तो ये आज से अयोध्या में वीएचपी की बैठक जो शुरू हो रही है उस पर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कारसेवकपुरम में ये 5 दिनों तक बैठक चलने वाली है जिसमें कई मुद्दों के ऊपर गंभीर विषय की
हैं जिन पर मंथन होना है। वीएचपी के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करेंगे, जिसमें आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होने वाले हैं। ये यात्रा बुलंदशहर से हाथरस और अलीगढ़ होते हुए आगरा पहुंचेगी। आगरा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी, फिर कई इलाकों से होते हुए राजस्थान के धौलपुर के लिए रवाना हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और झांसी से खबर है, जहां पर शातिर बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को रोकने की कोशिश की और इस दौरान बदमाश ने पुलिस फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पर जब फायरिंग की गई तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और शातिर बदमाश साहब को गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश एमपी के ग्वालियर का रहने वाला है। कई महीनों से झांसी के बरुआ सागर में अपना ठिकाना इसने बनाया हुआ था। बदमाश के कब्जे से लूट के जेवर और एक बाइक बरामद कर ली गई है। थाना नवाबाद और स्वाट टीम द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी, तो उस चेकिंग के दौरान ये व्यक्ति संदिग्ध दिखा, तो जिसको पुलिस द्वारा पीछा किया गया, तो ये पुलिस पर गोलियां चलाई, तो जिससे पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ स्वाट टीम और नवाबाद द्वारा फायरिंग की गई, जिससे इसके पैर में गोली लगी। इसे चिकित्सा के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और इस दौरान इसके पास से सोने चांदी के जेवरात, एक अदद तमंचा और कारतूस और एक बाइक मिली। उधर गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल लुटेरों के गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग का सरगना शुभम गुप्ता और उसके साथ 3 उसके साथी बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपियों से पूछताछ में दिलचस्प खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों ने गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए लूट को अंजाम की बात कही है और लूट को जो अंजाम दिया गया वो सिर्फ गर्लफ्रेंड को महज महंगे गिफ्ट दिए जा सके, इस वजह से लूट को अंजाम दिया गया। आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की गई है। दिनांक 16 फरवरी को वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनके साथ मोबाइल लूट की घटना कारित की गई है। पूर्व में एसएसपी महोदय एवं एसपी सिटी महोदय द्वारा चलाए जा रहे लूट के अनावरण हेतु अभियान के तहत थाना कैंट पुलिस सक्रिय होकर 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर चुकी है। उनकी पूछताछ के उपरांत यह बात सामने आई है कि इन्होंने पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कारित की हैं, जिससे संबंधित अभियोग थाना कैंट पर पंजीकृत है। ताजमहल का भ्रमण करने आई श्रीलंका की एक पर्यटक अपने ग्रुप से बिछड़ गई। पर्यटक के ग्रुप से बिछड़ जाने से अफरा तफरी मच गई। टूर लीडर ने पर्यटन पुलिस से शिकायत की और पर्यटन पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया। ग्रुप से बिछड़ी हुई श्रीलंकाई महिला पर्यटक को ढूंढकर टूर लीडर के तक पहुंचा दिया गया है। टूर लीडर के साथ ही महिला पर्यटक ने पर्यटन पुलिस को धन्यवाद दिया। ताजमहल देखने के लिए गया था ग्रुप के साथ, मतलब 29 आदमी अंदर गया था, लेकिन ये माता जी मतलब भूल गया है, रास्ता भूल गया है। इसके बाद हमको कॉल किया, श्रीलंका कॉल किया है, मैं अभी भूल गया है, उधर उधर जा रहा है, लेकिन पुलिस पर खड़ा है ऐसे बोला था। लेकिन हम लोग उधर उधर गया है मिलने के लिए, लेकिन पुलिस लोग बहुत मदद किया है, लेकर आकर हम लोग को वापस दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।